Hello everyone, once again I welcome to all of you, and today we will start the particle nature of any radiation. Okay, first of all I will tell you or I will discuss you about the previous topic that we have studied, the important topic. Okay, so which topic we have studied? First of all, in the first lecture I have told to you the Dalton's atomic theory. Okay, and in the next I have told to you about the discovery of electron. So who discovered the electron? J.J. Thomson. J.J. Thomson discovered the electron. Then I have told to you the discovery of proton, and the credit goes to the discovery of proton to E. Goldstein. Okay, next the discovery of nucleus. Who discovered the nucleus? E. Ernest Rutherford. Okay. Then we have discussed about the wave nature of radiation. Wave nature of radiation, and we were discussing about the dual nature of radiation. And in dual nature, we have studied the first nature, that is the wave nature. Okay. तो वेव नेचर के बारे में हमने पढ़ लिया था, और वेव नेचर में ही कल जैसा कि अब मेरे को पता नहीं कि आप कब वीडियो देख रहे हो, लेकिन ऐसे समझ लेते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर था ना, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा था. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में क्या पढ़ा था हमने, कि जब हम लोग अलग अलग जो रीजन्स होते हैं या जो रेडिएशन होती है, तो उन रेडिएशंस को हम उनकी फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो. और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो आप यदि फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे तो वेवलेंथ का वहाँ पर आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, और यदि आप फ्रीक्वेंसी का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखोगे तो वेवलेंथ का आएगा असेंडिंग ऑर्डर. तो आप फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो एक जो चार्ट बनेगा, जो लाइन बनेगी, ठीक है, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे, जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी हमने एक विजिबल रीजन पढ़ा था, या विजिबल रेडिएशन हमने पढ़ी थी. तो विजिबल रेडिएशन में क्या होता है कि 7 कलर जो विबज्योर होता है, विबज्योर अपने को दिखाई देते हैं. अब इन 7 कलर में सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है वॉयलेट कलर की, और सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेड कलर की होती है. ठीक है, अब सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर की है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड कलर की होगी. और रेड कलर की वेवलेंथ होती है 7600 एंगस्ट्रम. और जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ मैंने आपको बताई थी 3800 एंगस्ट्रम. ठीक है, तो देखो हम जो रेडिएशन है उसकी ड्यूल नेचर की चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहली नेचर चल रही थी वेव नेचर. जब हम लोगों ने रेडिएशन की मतलब वेव नेचर के बारे में पढ़ा है, तो वेव नेचर जो है वो कुछ एक प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल एक्सप्लेन करता है, जैसे डिफ्रैक्शन है. ठीक है, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करता है. डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई मान लो कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए और डिस्टर्बेंस में भी वेव जो है वो आसानी से मुड़ जाए, तो वो होता है डिफ्रैक्शन. और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जैसे दो आपने वेव ले ली जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस होगा किसी भी पॉइंट पर, तो वो डिस्टर्बेंस है ना, तो वो क्या होता है कि प्रत्येक जो वेव होती है उनकी डिस्टर्बेंस के योग के बराबर होती है. तो जो वेव नेचर है ये डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को बिल्कुल एक्सप्लेन करता है, इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सप्लेन करता है. लेकिन वेव नेचर जो है, किसी भी रेडिएशन की जो वेव नेचर है वो कई प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. अब वो कौन कौन सी है, कुछ एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टी है उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. इसके बारे में हम लोग समझते हैं. देखो पहले तो देखो क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल है जो कि हॉट है,
कोई भी पार्टिकल है जो कि हॉट है, उससे रेडिएशन कैसे निकलती है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन और रिफ्लेक्शन भी कह सकता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट सब्सटेंसेस, ठीक है। इट डू नॉट एक्सप्लेन, यहां लिख दूं, इट डू नॉट एक्सप्लेन, यहां लिख देना आप लोग, इट डू नॉट एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट सब्सटेंसेस। हॉट सब्सटेंसेस का मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, आप है ना, आपके पास में जैसे किसी भी सब्सटेंस को आप हीट दोगे तो वो गर्म होगा। जैसे मान लो लोहे को ही आप है ना हीट देते रहो, तो हीट दोगे तो क्या होगा, वो गर्म होगा, बिल्कुल। अब आपको कैसे पता चला कि वो गर्म हो रहा है, क्योंकि आप तक क्या होता है कि उसकी रेडिएशन पहुंचती है, और रेडिएशन पहुंचते ही आपको पसीने आने लगते हैं, आपको गर्मी लगने लगती है, नहीं लगती क्या? वो आपको गर्मी लग रही है, इसका मतलब वो रेडिएशन निकली, वो रेडिएशन आपके यहाँ तक पहुँच गई है, आप तक पहुँच गई है, तो इसका मतलब ये रेडिएशन निकली है। लेकिन ये रेडिएशन निकलती किस प्रकार से है? ये बिल्कुल कंटिन्यूसली आती है या पैकेट्स के रूप में आती है? इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो वेव नेचर नहीं करती है, ठीक है, वो वेव नेचर नहीं करती है। और इसकी स्टडी जो है कि रेडिएशन है वो किस तरीके से निकलती है, इसकी स्टडी हम करेंगे आज के टॉपिक प्लांक क्वांटम थ्योरी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, वो आज पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो नेचर है वो किस किस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती है। दूसरी चीज़, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल, it do not explain release of electron from any metals. It do not explain release of electron from any metal, मतलब ये है कि कोई मेटल है और उस पर आप कोई लाइट डाल लीजिए, जैसे सनलाइट ही हम डाल रहे हैं, तो सनलाइट डालेंगे तो वो गर्म होगा और उसे इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, इसका एक्सप्लेन भी वेव नेचर नहीं करती है। वेव से हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। और देखो इसके अंदर क्या क्या कमी रह गई वेव नेचर में, इसके अंदर हीट कैपेसिटी होती है, ये हम लोग हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी के बारे में भी जो वेव नेचर जो होती है ना वो एक्सप्लेन नहीं करती है। इसके अलावा इट डू नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब अलग अलग कलर बन रहे हैं, कुछ कलर तो बन रहे हैं, कुछ कलर नहीं बन रहे हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी वेव नेचर के थ्रू हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वेव नेचर से किसी रेडिएशन की इन प्रॉपर्टीज़ का हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब रेडिएशन में कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है। तो बाद में कंक्लूड किया गया कि हाँ दूसरी प्रॉपर्टी होती है, और वो दूसरी प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल नेचर। ड्यूल नेचर हो गई ना, एक तो वेव नेचर हमने देख ही ली और दूसरी होती है पार्टिकल नेचर। तो आज सबसे पहले हम लोग पार्टिकल नेचर की स्टडी करेंगे, और पार्टिकल नेचर में सबसे पहले यही स्टडी करेंगे हम लोग कि जो रेडिएशन निकलती है वो किस तरीके से निकलती है, कंटिन्यूसली निकलती है या बिल्कुल पैकेट्स के रूप में निकलती है, और वो स्टडी करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में। ओके, सो पहले आप इसको उतार लीजिए
और उसके बाद में आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। मिटा दूं मैं? ओके, 1 2 3 4। चलो चलना क्या है, बस इधर ही देखो। तो हम लोग स्टडी करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, देखते हैं पार्टिकल नेचर के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। देखो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिज्म आएगी और नील्स बोर का आपको एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। तो क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम थ्योरी इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी के अंदर। आगे का टॉपिक वही होगा, उसी को तो समझने के लिए इतनी महाभारत कर रहे हैं हम। हाँ, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इसमें एक टर्म्स काम में आएगा, वो है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, व्हाट इज द ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और उसे वापस रिलीज भी कर सके, उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ओके, ब्लैक बॉडी द सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब द लाइट of any frequency or release the light of any frequency, that is known as the black body. The substances which may release or adsorb or release the light of any frequency or intensity is known as black body. This will be known as the black body. देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जो बहुत यूनिक एग्जाम्पल है। काले रंग के जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे रिलीज भी कर सकते हैं। भाई आप धूप में एक काले रंग का शर्ट पहन के जाइए, ठीक है, तो काले रंग का शर्ट पहन के जाएंगे और धूप में थोड़ी देर निकल जाएंगे, उसको टच करके देखो, बिल्कुल आपको गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। अच्छा, जो धूप में कई जने क्या करते हैं कि काला छत्ता है वो यूज़ में लेते हैं, है ना। काला छत्ता क्यों यूज़ में लेते हैं? ब्लैक कलर का छत्ता क्यों यूज़ में लेते हैं? क्यों लेते हैं पता है ना? क्योंकि ब्लैक कलर का आप लोग छाता काम में लोगे तो जो लाइट आएगी ना, सनलाइट, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना हो, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो गर्मी केवल उसे लगेगी, आपको नहीं लगेगी, आपको नहीं लगेगी। भैंस भी काले रंग की होती है, बफेलो जो होती है वो भी काले रंग की होती है। अब गर्मी तो उसको भी लगती होगी क्योंकि ब्लैक बॉडी हो गई ना उसकी भी, है ना। तभी आपने देखा होगा कि भैंसें जो है वो पानी के अंदर जा कर के बैठ ही जाती है गर्मियों के दिनों में, वहाँ से उठती ही नहीं है, ठीक है, ताकि उनको वहाँ पर थोड़ा आराम मिल सके। तो इसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, और इसी में है एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? देखो, एक ऐसा मान लो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, मान लो कि अपन किसी सॉलिड को अपन हीट देते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो उससे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो है वो निकलेगी, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी। किसी हम लोग क्या करेंगे, किसी सॉलिड को या ब्लैक बॉडी को ही मान लेंगे, वो सॉलिड ब्लैक बॉडी लेंगे। हम ब्लैक बॉडी को यदि हम हीट देते हैं तो हीट देंगे तो उससे अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी और उन्हीं रेडिएशंस को अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि वो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकल रही है ना, तो इसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपन आयरन को गर्म करेंगे तो आप गर्म करते रहोगे, हीट देते रहोगे तो एक जैसी वेवलेंथ नहीं रहेगी। जैसे आप आयरन को हीट दोगे तो सबसे पहले वो रेड कलर का होगा, आगे जाते जाते वो ब्लू के अंदर चेंज होता होता फिर लास्ट में वॉयलेट हो जाएगा। तो सब जो कलर है उनकी वेवलेंथ अलग होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो जब भी किसी ब्लैक बॉडी को हम लोग हीट देंगे तो उसे अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी और वो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकल रही है ना, तो इस रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। देखो 3 पॉइंट इसमें बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है वो समझो। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक ने ये बताया था कि कोई भी एटम या जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो जब एनर्जी को रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है या रिलीज होने वाली जो एनर्जी है, ये कंटिन्यूअसली नहीं होती है, ये कुछ एक पैकेट्स के रूप में होती है। ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है या जो रिलीज होती है ना, ये पैकेट्स के रूप में होती है और एनर्जी के इन पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा, व्हाट इज द क्वांटा? क्वांटा, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ओके, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी which are adsorbed or released by atom or molecules in the form of electromagnetic radiation, मैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो देखो पहले पॉइंट में प्लांक ने ये बताया था कि कोई भी पार्टिकल्स जो है, अब पार्टिकल्स में एटम भी आ गए, मॉलिक्यूल भी आ गए, आयन भी आ गए, ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो मूव करेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी या फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है या जितनी एनर्जी वो रिलीज करता है, तो कैसे करेगा वो एनर्जी रिलीज करेगा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और एनर्जी के इन्हीं पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। बिल्कुल ये बात रिमेंबर रखने ना। एनर्जी क्या होती है? ये क्वांटा क्या होते हैं? ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो सनलाइट होती है उसकी एनर्जी को, तब हम क्वांटा की जगह फोटोन काम में लेते हैं। फोटोन एक ही चीज़ है, क्वांटा फोटोन, बोथ आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन बात यह है कि कोई पार्टिकल हो, कोई दूसरी रेडिएशन हो, तब तो हम क्वांटा कह देंगे। और यदि सनलाइट की बात करें तो इसी क्वांटा को हम लोग क्या बोल देंगे? फोटोन कह देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया था। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया था? देखो सेकंड पॉइंट ये बताया था कि ये जो एब्जॉर्ब या रिलीज एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, ये फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी फ्रिक्वेंसी की आप एनर्जी, जितनी फ्रिक्वेंसी आप डालोगे ना, उतनी एनर्जी निकलेगी।
द adsorbed or release energy is directly proportional to the frequency is directly proportional to frequency. If the energy is E, frequency is nu, then E is proportional to nu. और जब इस प्रोपोर्शनल का साइन जो रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा H, और H इज हियर, H जो होता है ना, H को हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, जिसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स है, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ H. ये H की वैल्यू होती है. बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे. ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको बता दी है, वी नो वेरी वेल न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा. न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा. व्हाट इज द C हियर? C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. C is velocity of light, और इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो E will be calculated by hc upon lambda. E can be calculated by hc upon lambda. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि जो एडजॉर्ब या रिलीज जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है H. इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम बोलेंगे प्लांक कांस्टेंट. ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड. और आपको मैंने बता ही दिया पहले लेक्चर में, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा. ओके, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो E विल बी hc अपॉन लेमडा, और C की वैल्यू भी फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन C कब काम में लेंगे? जब सनलाइट ओनली, और वहाँ पर फोटोन हो गया ना. अगर मान लो कि क्वेश्चन में आपको फोटोन वर्ड दे दे क्वांटा की जगह, तो फोटोन वर्ड अपन सनलाइट की जगह ही तो काम में लेते हैं. ठीक है, सनलाइट के लिए फोटोन काम में लेते हैं, क्वांटा काम में नहीं लेते, तो वो एक अंडरस्टूड चीज़ होती है वहाँ पर. ठीक है, फिर देखो उन्होंने तीसरा पॉइंट क्या बताया. पहले आप ये 2 पॉइंट उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए 2 पॉइंट, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए. मैं मिटा दूँ इसको. रेडी, 1 2 3 एंड 4. ये लो. देखो तीसरा पॉइंट क्या बताया था उन्होंने. तीसरा पॉइंट ये बताया था कि सपोज द नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा कितने भी हो सकते हैं, देन E विल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा that is represented by n. Then we will calculate E is equal to NHC upon lambda. N will be 1 2 3 4, कितने भी क्वांटा हो सकते हैं. तो इस तरीके से ये प्लांक की क्वांटम मैकेनिज्म है, जिसमें उन्होंने ये बताया दिया था कि रेडिएशन जो निकलेगी वो कंटिन्यूसली नहीं निकलेगी, वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में निकलेगी, और उन्हीं पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा. इन द रेफरेंस ऑफ sunlight we will say these quantas as photon. Okay, and the energy, the release or adsorb energy will directly proportional to frequency. Okay, here H is the Planck constant, which value is fixed, that is 6.62 into 10⁻⁻34 joule into second. If their quanta is in the number of n, then E will be NHC upon lambda. ये प्लांक के क्वांटम थ्योरी है. अभी यहीं पर ही ये पार्टिकल नेचर कंप्लीट नहीं होता है, आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम. ठीक है,
तो अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर्ट्ज ने दिया था। ठीक है, तो इसको आप देखिए, अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।